नमस्कार, इंडिया न्यूज हरियाणा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा की सियासत बेहद दिलचस्प है और बात जब राज्यसभा चुनाव की हो तो हरियाणा में कुछ साल का राजनीतिक इतिहास ये कहता है कुछ भी हो सकता है। हाल ही में राज्यसभा चुनाव हुए, 2 सीटों पर एक में बीजेपी ने जीत हासिल की, दूसरी सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार कर्मवीर बोध जीते। लेकिन ये राज्यसभा चुनाव कांग्रेस के लिए कई सवाल और कई सबक भी छोड़ गया है। क्रॉस वोटिंग को लेकर, वोट रिजेक्शन को लेकर भी बहुत सारी बातें, बयानबाजियों का दौर जारी है। ऐसे में राज्यसभा चुनाव को लेकर, हरियाणा कांग्रेस को लेकर, हरियाणा की सियासत को लेकर आज के हमारे कार्यक्रम में हम बात करने वाले हैं। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष राव नरेंद्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके सभी दर्शकों का। कैसे राव नरेंद्र जी आप, और कैसे ही आपकी हरियाणा कांग्रेस? बहुत अच्छा है और सभी कांग्रेस के साथियों को राज्यसभा चुनाव में जो हमारा उम्मीदवार जीता है उसके लिए, सभी इस बात के लिए हमारे विधायक साथी सब बधाई के पात्र हैं और हमारे उम्मीदवार कर्मवीर जी मुबारकबाद के पात्र है जिनको सफलता मिली है। और पार्टी हाईकमान का, खासतौर से हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी और हमारे अध्यक्ष आदरणीय खड़गे साहब का हम आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक आम परिवार से, दलित परिवार से, ऐसी समाज से एक साधारण व्यक्ति को देश की सबसे बड़ी पंचायत में राज्यसभा का सदस्य चुनने के लिए हमें मौका दिया। और हमारे साथी विधायकों का भी मैं आभार प्रकट किया, इसीलिए कि तमाम प्रलोभनों के बावजूद, तमाम दबावों के बावजूद वो सभी साथी मजबूती से रहे। हालांकि कुछ साथियों क्रॉस वोटिंग हुई, लेकिन उसके बावजूद हमारा उम्मीदवार जीता। उससे एक स्पष्ट संदेश जनता के अंदर गया कि कांग्रेस पार्टी गरीब के, दलित के, एससी समाज के हित के अंदर थी और भारतीय जनता पार्टी धन बल से, बाहुबली व्यक्ति को खड़ा करके इसको छीनना चाहती थी। तो जनता के अंदर संदेश गया कि कौन खरीद फरोख्त की राजनीति करता है, कौन हॉर्स राइडिंग करता है, किस प्रकार से लोकतंत्र के अंदर एक चुने हुए जो विधायक है उनके ऊपर किस तरह से दबाव डाला जाता है, कैसे उनको तोड़ा जाता है प्रलोभन देकर के। सब बातें जनता के सामने है और मैं समझता हूँ कि ओवरऑल भारतीय जनता पार्टी को न केवल सीट हारी है बल्कि लोगों के दिलों के अंदर भी हारी है। लोगों के अंदर एक गलत मैसेज गया है कि आप सब कुछ पैसे के बल के ऊपर या सत्ता के बल के ऊपर नहीं छीन सकते। फिर भी परमात्मा के यहाँ या इस लोकतंत्र में कोई न्याय है जिसकी वजह से हमारा उम्मीदवार चुनाव जीता है। एक सीट पर बीजेपी जीती है, इंडिपेंडेंट हार गए हैं, दूसरी पर आप लोग जीते हैं जी। अच्छा, शुरुआत से हम बात करें राव नरेंद्र जी, ये जो उम्मीदवार उतारा जाना था राज्यसभा को लेकर, क्या क्राइटेरिया रहा? कर्मवीर बोध का नाम जब सामने आया, क्या आप भी हैरान हुए? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा था प्रेस में साथियों से कि किस व्यक्ति को राज्यसभा का उम्मीदवार बनाना है ये फैसला पार्टी के हाईकमान फैसला करेंगे। पार्टी हाईकमान ने अपना खुद का एक साफ सर्वे करके दिमाग से कि किस व्यक्ति को हमें इस मौका देना चाहिए, और एक ऐसी समाज के व्यक्ति को जिसका बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं थे, संगठन में काम कर रहे थे, ऐसे समाज के लिए भी, पार्टी के लिए भी, वो सारे जीवन सचिवालय में सर्विस करके, नौकरी करके, चाहे वो शुरुआत की अधिकारी के रूप में भी आप रहे, लेकिन इस समाज सेवा के माध्यम जरूर जुड़े हुए थे। उस व्यक्ति को पार्टी ने चुना एक संदेश देने के लिए कि पार्टी अपने हिसाब से एक साधारण व्यक्ति को भी देश की सबसे बड़ी पंचायत में भेजना चाहती है। तो एक बहुत बड़ी सोच थी और अच्छा लगा हम लोगों को, खास तौर से हरियाणा के सभी विधायक साथियों को, सभी शीर्ष नेताओं को। ये पार्टी का एक उचित निर्णय है और पार्टी का जो गरीब तबका है, समाज का जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, दलित है, उनको मौका दिया जा रहा है, तो उससे अच्छी खुशी की मैसेज है। कर्मवीर बोध को लेकर आपसे कोई रायशुमारी की गई या केवल बता दिया गया कर्मवीर बोध उम्मीदवार होंगे हाईकमान की ओर से? नहीं, ऐसा नहीं है। पार्टी के हरियाणा में जो भी शीर्ष नेतृत्व है सभी से सलाह मशवरा हुआ है और कर्मवीर जी योग्य व्यक्ति थे, सभी ने उनके नाम पे आम सहमति प्रकट की थी और हाईकमान का फैसला हम सबको स्वीकार्य भी था। कर्मवीर बोध को आप पहले से जानते थे या जब चर्चाओं में आया तब आपको भी गूगल करना पड़ा या नेताओं से पूछना पड़ा कि कर्मवीर बोध कौन आ गए? नहीं, जानता थे, मैं जानता था। मैं जब खुद मंत्री था तब भी वो मेरे पास आया करते थे अपने साथियों के साथ में, और किसी कार्य के लिए, किसी गरीब की मदद के लिए आदि अन्य कार्यों के लिए, सामाजिक काम के लिए मिलते जुलते रहते थे। तो इसलिए गूगल करने की जरूरत नहीं थी। गूगल करने की जरूरत नहीं थी। कर्मचारियों के मुद्दों को लेकर वो मुलाकात करते थे और गरीब लोगों के लिए भी मिलते थे, एक्टिव रहे शुरू से, इसीलिए उनको ये मौका दिया गया।
अच्छा, उनमें ऐसे क्या खास बात थी? दलित नेता तो और भी थे जो कि सालों से, दशकों से कांग्रेस के साथ जुड़े थे। कर्मचारियों के लिए कुछ और भी संघर्ष कर रहे होंगे। तो कर्मवीर बोध में ऐसी क्या बात थी? या केवल राहुल गांधी को पसंद आया कि हाँ, ये उनको मैदान में उतार दिया गया? देखिए, ये तो एक अपना अपना पार्टी का नजरिया है सोचने का, किस व्यक्ति को मौका देना है। लेकिन ये अच्छी सोच थी, सही फैसला था, उचित फैसला था। बहुत लोग होते हैं, लेकिन पोस्ट तो एक ही आदमी को मिलनी होती है। तो इनको मिला करमबीर जी को, तो इसलिए पार्टी ने सोच समझ करके इनके कुछ व्यक्तित्व को देख करके, इनकी सेवाओं को देख कर ही मौका दिया गया। और ये पार्टी के लिए एक असेट्स होंगे, मान के चलिए। एक अच्छा, इससे हमें बहुत बड़ा फायदा भविष्य में मिलेगा पार्टी को। कर्मवीर बोध का जीत जाना क्या वाकई कांग्रेस के लिए जीत थी या सबक है? नहीं, जीत है और सबक की तो बात ऐसा नहीं है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति पार्टी का क्रॉस वोटिंग किया है तो वो तो आगे भी राजनीति के अंदर ये चीजें चलेंगी। हाँ। और जब भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टी सत्ता के अंदर है तो ये चलना स्वाभाविक है। पूरे के पूरे प्रदेशों भी इन्होंने सरकार बनाते हैं, वोट भी चोरी करते हैं, विधायक भी चोरी करते हैं। तो इसलिए ऐसा कोई चीज़ नहीं है हमारे लिए। और ये हमें जरूर, खैर इंसान को हर चीज़ से कुछ न कुछ सीखना चाहिए। तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये लोगों का गलत फैसला था। 2 सीटें थी, एक उनके हिस्से मानी थी, एक हमारे मानी थी। अच्छा होता कि गेम नहीं खेलते, निर्दलीय नहीं खड़ा करते तो अच्छा रहता। लेकिन उन्होंने शुरुआत की, गलत किया और उसी का अंजाम उनको भुगतना पड़ा। लेकिन अच्छा तो ये भी रहता कि आपके विधायक क्रॉस वोट नहीं करते या वोट रिजेक्शन नहीं होता, जो वो- हुआ या करवाया गया या निश्चित इरादतन रूप हुआ। से अच्छा रहता, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप किसी को रोक नहीं सकते। अब तो वो बता सकते हैं जो क्रॉस वोटिंग की है उन पर क्या दबाव था, क्या प्रलोभन था, या किस वजह से उन्होंने ऐसा किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस चीज़ के लिए पूरी तरह से दृढ़ है कि जिन्होंने गलती की है, पार्टी की गाइडलाइंस खिलाफ गए हैं, पार्टी में अनुशासनहीनता की है, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। आपने जब से कमान संभाली थी तब से चर्चाएं थी कि हाँ, अब अनुशासन पार्टी में मेंटेन करेंगे, गुटबाजी खत्म होगी। लेकिन ऐसा लगता है इस राज्यसभा चुनाव ने कांग्रेस की अनुशासनहीनता को लेकर, गुटबाजी को लेकर एक बार फिर से पोल खोल दी है, एक्सपोज कर दिया गया है। नहीं, देखिए, ये अनुशासनहीनता क्या कहेंगे। तो कोई भी व्यक्ति अगर कोई अपने जनादेश के खिलाफ जाता है, अपने इलाके के लोगों के साथ विश्वासघात करता है, तो इसे पार्टी भी क्या कर सकती है। ठीक है, हम तो ये भी भविष्य में ऐसे लोगों को ध्यान रखा जाएगा और जनता इनको सबक सिखाएगी जिन्होंने गलत किया है। नहीं, पार्टी क्या कार्रवाई करेगी? कार्रवाई की दिशा में काम पार्टी तो हो रहा सख्त है। कार्रवाई करेगी इनके खिलाफ पूरी तरह से। अभी ये मुद्दा अनुशासन समिति के पास विचाराधीन है। जैसे ही उनकी तरफ से रिपोर्ट्स आएगी प्रदेश कांग्रेस में, हम उस पर अपनी तरफ से कार्रवाई लिखने के लिए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी को लिखेंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। जब सतीश नादल मैदान में आ गए थे जी। तब से आप लोगों को इस बात को लेकर तो भनक होगी, कोई ना कोई खेला हो सकता है। तो आप लोगों ने 13 तारीख तक का इंतजार क्यों किया विधायकों को हिमाचल ले जाने के लिए? देखिए, ऐसा नहीं है, पार्टी की एक रणनीति बनती है। नंबर 1 तो कोई ले जाने वाली बात थी नहीं, हम कोई जरूरत नहीं समझते थे। हमें इस बात का पूरा भरोसा था, आज भी है, कि विधायकों के ले जाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। विधायक स्वतंत्र है, आप जनता ने चुन के भेजा है, पार्टी टिकट से आप लोग आए हैं, तो आप किसी का दबाव नहीं मानना चाहिए, ना किसी प्रलोभन में आना चाहिए। लेकिन फिर भी चलो, साथियों का था, इकट्ठे रहे सब साथी, 2-3 दिन के लिए हम लोग गए और अच्छा इस बहाने उनको डेमो भी किया गया, किस तरह से काम करना है, कैसे वोटिंग करनी है, सारी चीज़ें दिखाया गया, बताया गया। बाकी उसका उद्देश्य ये नहीं था कि भाई कोई आपको जिसको जाना है वो तो कभी भी जा सकता है, क्योंकि अकेला ही तो जाएगा, उसका परिवार तो यही रहेगा। फिर हमने कोई ऐसा नहीं किसी से टेलीफोन ले लिया हो या कोई किसी को बंधक बना के रखा, स्वतंत्र थे हम सब लोग, आपके साथ बैठे, तो ऐसा बात नहीं थी। शुरुआत से आप इनकार कर रहे थे, हम विधायकों को बाहर नहीं लेकर जाएंगे, ट्रेनिंग के नाम पर भी नहीं लेकर जाएंगे। ले जाया गया, नहीं चाहते थे आप डिनाई, ले जाना। जी, मजबूरी में लेकर गए विधायकों को हिमाचल। नहीं, मजबूरी तो नहीं थी, लेकिन बाद में सोच, ऐसा विचार आया गया कि 2-3 दिन के लिए जाना अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं था कोई डर की वजह से गए हो, लेकिन इस बहाने साथ रह जाएंगे सारे, वरना कोई इधर उधर जाएगा आएंगे, दिक्कत रहेगी। ये अच्छा, साथ रहने के लिए गए थे। हाँ, और ऐसी कोई बात नहीं। कमाल कर रहे हैं नरेंद्र जी आप। आपके विरोधी कह रहे हैं कि विधायकों को तो किडनैप कर लिया गया था, फोन भी विधायकों के लिए लिए गए थे, ना, ऐसा कुछ विधायकों पर विश्वास नहीं था। नहीं। तो ये विरोधी कह रहे हैं तो विरोध की बात करेगा, कभी अच्छी बात नहीं करेगा। बाकी ऐसा नहीं था। आप पूछ सकते हैं किसी विधायक से, किसी विधायक का टेलीफोन से नहीं लिया गया, ना ही किसी को कहीं पर्सनल कुछ ऐसा कहा गया। बहुत आराम, सब साथी साथ थे, स्वतंत्र तरीके से थे,
कोई बात नहीं। जब आप लोग हिमाचल में थे तब क्या रूटीन रहता था? ट्रेनिंग ही दी जाती थी उनको या कुछ बातें कही जाती थी कि भाई पार्टी के खिलाफ मत जाना? आप क्या समझाते थे? ऐसा कुछ नहीं है। सभी साथी एक जगह आप साथ थे, बीच में कभी ब्रेकफास्ट जा रहे हैं, कभी लंच पे जा रहे हैं, कभी डिनर जा रहे हैं, फिर बीच में थोड़ा टाइम लगा तो थोड़ा सा मार्क डील, वो डील जो कहते हैं आप, वो वोटिंग का वो कर लिया बैठ करके, कभी किस तरह से सिस्टम होगा, किस तरह से आपको कहाँ से वोट लेना है, कहाँ जाना है, कैसे अंदर जाएंगे, कैसे फोल्ड करेंगे, कैसे आप उसको दिखाएंगे, तो सब बातें तो बतानी पड़ती, बतानी भी चाहिए, अच्छी बात है, ताकि कोई किसी को अज्ञानता की बस गलती ना हो। जानबूझ के तो कोई कर सकता है लेकिन अब अनजाने में ना हो, उसके लिए थोड़ा गाइडेंस। इरादतन कोई गलत हाँ। करे तो करे, उसको तो रोक हाँ, वो नहीं तो सकते नहीं हैं रोक, ना। कोई भी रोक नहीं सकता, किसी कैसे रोक सकते हैं। 5 विधायकों ने क्रॉस वोट कर दिया तो जी। हिमाचल वाले विधायकों की मॉक ड्रिल तो काम नहीं आई। नहीं आई ना, बाकी तो आए, इससे क्या बात है। बाकी कुछ वोट हमारे कैंसिल भी किए गए हैं, आपको पता है 4 वोट्स जो है, जो वैलिड वोट्स थे, उनको भी कैंसिल किया गया। तो आप ये मान रहे हैं कि 5 तो गए हैं लेकिन बाकी 7 रहे, और अगर आप लोग इनको अलग नहीं ले जाते तो हो सकता है क्रॉस वोटिंग का आंकड़ा और बड़ा हो सकता था। नहीं, ये तो काल्पनिक चीजें नहीं कह सकता मैं कुछ इस बारे में, लेकिन जो भी फैसला किया उन साथियों ने जो सोचा, कोई अच्छी सोच नहीं थी, इससे उचित फैसला नहीं कह सकते। जिन विधायकों ने क्रॉस वोट किया, बतौर प्रदेश अध्यक्ष आपको कभी भनक लगी, उनकी बॉडी लैंग्वेज में कोई फर्क देखा हो या लगा हो कि हाँ ये कुछ खेला कर सकते हैं? ऐसा नहीं महसूस, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि भाई कोई आपको एहसास होता हो, साथी थे। जी। साथ ही थे, ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि नहीं। ये पार्टी से अलग जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं लगा। अच्छा, 5 विधायकों को लेकर शुरुआत में कंफ्यूजन क्यों था? कभी कहा गया 5 ने क्रॉस वोट किया गया, वीके हरिप्रसाद कहते रहे 4 ने क्रॉस वोट किया गया। शुरुआत में नोटिस भी 4 को दिया गया, उसके बाद आवाज उठी कि 5वें को भी नोटिस दिया जाए, नाम सामने आई। तो ये क्या लुका छिपे चल रहे थे? देखिए, जो अथोराइज एजेंट थे, जो विधायकों का वोट देखने का जिनको पावर थी, उन 2 ही व्यक्तियों के पास थी, हमारे प्रभारी श्री वीके हरिप्रसाद जी के पास में और श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के पास में। 2 व्यक्ति अथोराइज किए गए थे। मैं खुद भी पोलिंग एजेंट थे, हम लोग वहाँ पोलिंग में, लेकिन ये चीज़ जब विधायक अंदर आते हैं, वोट लेते हैं, बॉक्स में जाते हैं, मार्क करते हैं, वन लिखते हैं, फिर वो जो एजेंट बैठे होते हैं कांग्रेस का, बीजेपी का, तो अपने अपने एजेंट जाके दिखाते हैं, फिर उसको वापस फोल्ड करके उसमें डालते हैं। तो ये देखने वाले 2 ही व्यक्ति थे, ज़्यादा तो इनको पता है इस बात का, लेकिन शुरू में शायद इनका आइडिया फर्स्ट में 4 का था, लेकिन वो 5 ही थे वो व्यक्ति, इसीलिए 5वें व्यक्ति को, कि कोई भी चीज़ जल्दबाजी में उसमें नहीं होना चाहिए, इसलिए सोच समझ के ही फैसला किया गया था। और जब ये बात कंफर्म हो गया था कि 5 ही व्यक्ति थे और ये लोग थे, तो उनको ही दिया गया। क्या शुरुआत में जर्नैल सिंह को बचाने का प्रयास था? नहीं, ऐसा कोई, सब बराबर है, सब एक साथ ही बराबर, बचाने का कोई से कोई इरादा नहीं, ऐसा कोई नहीं था। बाकी ज़्यादा तो वो बता सकते हैं आपको, दूसरे जो साथी बैठे थे या जो इस बारे में, लेकिन जितना मुझे ज्ञान है, किसी को बचाने से बच भी नहीं सकता। जब बात क्लियर हो गई थी, मीडिया में आ गई थी, कुछ साथियों ने भी कह दिया था, तो बचाने वाली तो कोई बात ही नहीं थी। ये चुनाव देखिए, वैसे तो मैं शुरुआत में मैंने कहा कि हिमाचल लेकर गए, वहां से हुड्डा साहब के ब्रेकफास्ट पर सीधे पहुंचे। विधानसभा पहुंचने के बाद भी विधायकों को साथ में ही बिठाया जाता है, कभी हुड्डा साहब, कभी वीके हरिप्रसाद उनको रैंप पर साथ ही लेकर जाते हैं। तो वोटिंग के लिए, वोटिंग के दौरान, पूरी प्रक्रिया के दौरान विधायकों को कहीं अकेला नहीं छोड़ा जाता है। तो विश्वास तो आप लोगों को विधायकों पर नहीं था? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, विधानसभा के अंदर CLP लीडर का कमरा बना हुआ है, वहाँ सब लोग इकट्ठे थे, हम लोग जिनका ड्यूटी लगी हुई थी, हम ऊपर थे। ये फैसला किया गया था कि 4-4, 5-5 की श्रेणी में ही साथ आएंगे और आकर के ऊपर डालें। ऐसा कोई नहीं था कि कोई विधायक छीन के भाग जाएंगे या कोई और घटना घट जाएगी, ऐसा नहीं है। वो ऐसा लगता होगा और दूसरे व्यक्ति को, ऐसा प्रैक्टिकल में ऐसा कहीं नहीं था। वो वहाँ नीचे इकट्ठे हो रहे थे, वहीं से 4-4, 5-5 ग्रुप बना करके आ रहे थे और वोट डाल रहे थे, तो इसलिए ऐसा नहीं है। हुड्डा साहब का खुद एजेंट के तौर पर बैठ जाना, इससे भी संकेत तो ये मिलते हैं कि हुड्डा साहब को विश्वास नहीं था विधायकों पर। ये किसी को तो बैठना ही था। हुड्डा साहब अच्छा है, सीनियर थे, तो हमने ये हमारी इच्छा थी कि खुद हुड्डा साहब बैठे। कोई इसमें कोई ऐसी बात नहीं थी कि हुड्डा साहब को इसीलिए बैठाया गया, विश्वास की बात हो, ऐसा नहीं है। 2 व्यक्तियों को बैठना था, तो जो हमारे में सीनियर्स थे, हरिप्रसाद जी, वीके साहब हमारे इंचार्ज हो गए प्रभारी, एक उनको और एक CLP लीडर को बैठाया गया जो विधायक दल के नेता है। तो अच्छा है, आप बैठेंगे तो ठीक रहेगा। राज्यसभा चुनाव के बाद जिन 5 को नोटिस दिया गया, राव नरेंद्र जी, उनमें से कितनों के जवाब आए? 3 के?
हाँ, संभव तो आया, लेकिन एक्चुअली मैटर पीसीसी नहीं देख पा रही। हमारी जो डिसिप्लिन कमेटी है, अनुशासन समिति, वो इस मुद्दे को देख रही है। श्री धर्मपाल सिंह जी मलिक इसके चेयरमैन है, बाकी और मेंबर्स हैं, और उनके पास ही, उनकी तरफ से नोटिस गए हैं, उनके पास ही जवाब आया है। अनुशासनात्मक कमेटी अपना काम कर रही है, लूप में तो आपको भी रख रहे होंगे, क्या क्या हो रहा है? नहीं, उनके पास जवाब आया है, स्वतंत्र अपने हिसाब से निर्णय लेंगे, फिर हमें रिपोर्ट्स भेजेंगे। तो अभी सीक्रेट से ही तमाम की क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा? हाँ नहीं, उनको हमने स्वतंत्र, इस मामले में वो स्वतंत्र बॉडी है। नहीं, आप क्योंकि पूरा संगठन संभाल रहे हैं, वो अनुशासनात्मक कमेटी भी एक पार्टी है कांग्रेस का, तो आपको जानकारी तो कम से कम होगी। तो 3 विधायक जवाब दे चुके हैं। जी जी। जिन 2 विधायकों ने जवाब नहीं दिया है, उनको देखकर इन दिनों लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं बागी हो रहे कांग्रेस से। मोहम्मद बागी इसराइल, मोहम्मद सवाल बागी इलियास। नहीं, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग कर दी वो तो क्या बागी रह गए, वो तो आपके सामने आ गया सब कुछ। और रही बात ही, वो स्वतंत्र है, देना चाहे नहीं देना चाहे, पार्टी की अपनी मर्जी है, हमारा अपना फैसला होगा, जो निर्णय देंगे उनका जवाब आए तो भी निर्णय होगा, नहीं आए तो भी होगा। नहीं, इसमें फर्क तो होगा कि 3 विधायक तो मना कर रहे हैं, हमने क्रॉस वोट नहीं किया। 2 विधायक जवाब देना भी जरूरी नहीं समझते। समझ किसी के मना करने से नहीं होगा। जब आपका वोट देखा गया है तो फिर मना करे या ना करे वो तो बात ही नहीं है। आप सोचिए, जब किसी हमारे इंचार्ज ने या हमारे सेल्फ लीडर ने खुद अपनी आंखों से देखा है तो फिर तो कोई यस नो वाली बात ही नहीं। ठीक है, नोटिस जवाब उन्होंने देना है, पार्टी को अपना कार्य करना है। मोहम्मद इसराइल और मोहम्मद इलियास हाथ से निकल चुके हैं कांग्रेस के। जो व्यक्ति अगर पार्टी की नीतियों के साथ नहीं है तो उसका ऐसे आदमी को पार्टी में कोई अधिकार भी नहीं है, चाहते भी नहीं इसको रखना। जो पार्टी के साथ नहीं चले, पार्टी की गाइडलाइंस नहीं माने, तो हमें जरूरत भी नहीं है ऐसे लोगों को। क्योंकि जर्नैल सिंह, रेणुबाला, शैली चौधरी ये तो अपने जवाब दे चुके हैं। मोहम्मद इलियास, मोहम्मद इसराइल की ओर से जवाब देना भी जरूरी नहीं समझा गया है। ये उनका अपना फैसला है, लेकिन इतना जरूर मैं कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति पार्टी की नीतियों के अनुसार, पार्टी की गाइडलाइंस के साथ नहीं चल रहा, पार्टी के अनुशासनहीनता कर रहा है, उसके खिलाफ पार्टी की तरफ से सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये मैं जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। आप लोग ये भी उम्मीद कर रहे हैं जिन 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किया वो खुद ही कांग्रेस छोड़ दें, बयान भी दे रहे हैं नेताओं। नहीं, ये जरूर आया है मामला कि भाई अगर आपने ऐसा कार्य किया है और आप ये कहते हैं हमने जनता के हित में किया, तो आपको रिजाइन देना चाहिए, त्यागपत्र दे दीजिए, दोबारा जनादेश ले लीजिए, पता लग जाएगा सही है गलत है। लेकिन 3 विधायक जो इनकार कर रहे हैं उनमें से शैली चौधरी की बात करें, रेणुबाला की बात करें, जर्नैल सिंह की बात करें, तीनों इनकार कर रहे हैं। शैली, रेणुबाला तो ये भी कह रही है कि उनको टारगेट किया जा रहा है और शुरुआत से ही अपना पराया देखा जा रहा है कांग्रेस में। देखिए, ऐसा नहीं है। राज्यसभा चुनाव अपने आप में एक सिस्टम था, उसके मुताबिक चुनाव हुआ। ये तरीका था जो अपनाया गया, सभी पार्टी अपनाती है, बीजेपी ने भी अपनाया वोटिंग का तरीका, देखने का तरीका जो होता है। और अब इस पे फैसला अनुशासन समिति करेगी, उसके बाद ही मैं कुछ कहने की स्थिति में होगा। जब फाइल हमारे पास आएगी, वहाँ से रिपोर्ट्स तैयार होकर के जिन्होंने पार्टी के साथ गद्दारी की है, पार्टी के साथ खिलाफत की है, पार्टी की अनुशासनहीनता की है, उसके खिलाफ पार्टी सख्त कार्रवाई करेगी। बिल्कुल कार्रवाई हो जाएगी, उसके बाद भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी तक जो जो अपडेट्स हैं उन पर हम बात कर रहे हैं। जी, शैली ये कह रही, मान लीजिए अगर मैंने क्रॉस वोट किया है तो मैंने हुड्डा साहब को दिखाया, बीजेपी वाले चाहते थे मेरा वोट रिजेक्ट हो जाए, तो क्रॉस वोट था तो रिजेक्ट होने देना चाहिए था ना, रिजेक्ट होने से क्यों रोका गया या क्यों विरोध किया गया? देखिए, इस बारे में तो शैली जी या हुड्डा साहब ही बता सकते हैं। मैं उस स्थिति में नहीं हूँ, मैं वहाँ बैठा नहीं था कहने के लिए कि मैं उसका जवाब को प्रॉपर दे पाऊंगा। लेकिन मेरी निजी राय ये है, जिन व्यक्तियों ने पार्टी के पक्ष में मतदान नहीं किया उनको ही हमने क्रॉस वोटिंग माना है और उनको ही नोटिस दिए गए। तो आपका भरोसा तो हुड्डा साहब पर ज्यादा है, विधायकों पर कम है? नहीं, जो पार्टी का अथोराइज एजेंट है, उन हुड्डा पर साहब की बात नहीं है। चाहे वो ऑथराइज्ड जो रिप्रेजेंटेटिव थे उन पर प्रसाद जी हैं, चाहे हुड्डा साहब जो अथोराइज एजेंट थे, जो कह रहे हैं उनका सत्य। पार्टी का अथोराइज का यही होता है कि उनको हमने अथोराइज किया था, तो उनकी बात को मानना चाहिए। लेकिन राजनीति में क्योंकि कुछ भी संभव है राव नरेंद्र जी, तो बहुत सारे लोग, चाहे इसमें शैली चौधरी के जो समर्थक हैं, वोटर्स हैं, रेणुबाला के जो समर्थक हैं, जर्नैल सिंह के जो समर्थक हैं, अगर वो कहते हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है, हमने तो सही वोट किया था, तो इसमें लोगों के जहन में एक सवाल तो ये भी रहता है, क्या कुछ विधायकों को निपटाया तो नहीं जा रहा है फिर? ऐसा नहीं। देखिए,
इन लोगों को संदेश ये भी जा सकता है कि हो सकता है हुड्डा साहब और वीके हरिप्रसाद भी खुद भी एक टीम ही हो। नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, वैसे तो किसी ना किसी विश्वास तो करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि अगर किसी से आपस में विचार नहीं भी मिलते हो, लेकिन मेरी नज़र में तो ऐसा नहीं है, सब ठीक है, पार्टी के साथ है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति विशेष का एक दूसरे से लगाव अगर है या नहीं है, तो उसका झूठा नाम नहीं आ सकता, वरना तो कोई भी किसको निपटा देगा। ऐसे तो फिर तो सिस्टम ही सारा खत्म हो जाएगा। इतना विश्वास तो एक दूसरे पे होना चाहिए। आप ही बताओ, औरों के नाम क्यों नहीं आएंगे? बहुत से लोग थे ऐसे जो शायद विचार नहीं मिलते होंगे, जहाँ आप इशारा कर रहे हो, लेकिन उनका नाम क्यों नहीं आए? जो थे उनके ही नाम आए, ऐसा मेरा पूरा विश्वास। जिनके वोट रिजेक्ट हुए उनमें से एक है परमवीर सिंह जी। बाकियों के नाम क्यों छुपाए जा रहे हैं? देखिए, तो जब काउंटिंग शुरू होने से पहले लगभग 2-3 घंटे के हो चुका था पोलिंग, फिर एक एप्लीकेशन आती है बीजेपी की तरफ से कि परमवीर जी का वोट को कैंसिल किया जाए, और हम लोग बैठे हुए थे। रिटर्निंग अफसर महोदय ने वीडियो दिखाया। उस समय काउंटिंग शुरू नहीं हुई थी, सिर्फ एक एप्लीकेशन आया था। तो वीडियो जो दिखाया गया, उस वीडियो को मैंने खुद देखा, आप भी देखें, कभी मौका लगे देखेंगे आप लोग। कहीं भी ऐसा नहीं लग रहा था कि परमवीर जी ने कोई जानबूझ करके इसको सीक्रेसी लीक की है या कोई गलत कार्य किया है। वो बड़े इत्मीनान से आते हैं, अपना वोट दिखाते हैं, फोल्ड करते हैं, वापस डालते हैं। मैं तो खुद बड़ा सरप्राइज था कि आप किस आधार पर कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन रिटर्निंग अफसर महोदय ने कहा नहीं, कैंसिल है। क्या उनका सीक्रेसी लीक का मामला रखा गया? हाँ, शायद ऐसा ही उनका आरोप लगा था। तो हमने कहा सर गलत है, आप चुनाव आयोग को भेजिए। कहते नहीं, वीडियो तो मैं नहीं भेजूंगा, वीडियो तो मांगेगा तो भेजूंगा, लेकिन ये रिजेक्ट है। बोला अपने बिहाफ पे ही उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। हमने इस बात की शिकायत भी की इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में कल, और चीफ इलेक्शन कमीशन सभी मांगे कि रिटर्निंग अफसर का व्यवहार सही नहीं था। उन्होंने जानबूझ करके हमारी पार्टी के हमारे जो वैलिड वोट्स थे उनको इनवैलिड किया गया है। परमवीर जी का एक अलग से किस्सा था, उसके बाद 3 अंदर किए गए, तो इसलिए परमवीर जी का इसलिए नाम आ गया था। बाकी तो अंदर वोट तो वोट ही, उसमें नाम लिखा होता कौन किसका है, ये बात है। तो ये 3 वाली जानकारी तो नहीं मिल पाएगी? नहीं, मेरे को व्यक्तिगत रूप से नहीं है, मैं समझता हूँ किसी को भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो वोट डाल चुके हैं अपनी तरफ से। जी, बाकी इतना जरूर है कि कांग्रेस के साथियों ने अगर कोई गलती करते तो हमारे अथॉराइज एजेंट उनको देख के पता लग जाता कि इन व्यक्तियों ने गलत किया, उनके भी नाम आते। तो ये ऐसा नहीं था। तो हमारा ये कहना है कांग्रेस का कि ये वैलिड वोट्स थे, जिनको जानबूझ करके बैड इंटेंशन से उस आधार पे कैंसिल किया गया। एक वोट तो क्योंकि बीजेपी का भी रिजेक्ट हुआ है, फिर आप लोग बीजेपी पर भी सवाल उठा रहे हैं, रिटर्निंग ऑफिसर पर भी सवाल उठा रहे हैं। सब हो सकता है उनकी साजिश जानबूझ के कराए उन लोगों ने, ताकि उन पे हम पे हमारे 4 कर रहे हैं, इसलिए उनको आरोप न लग से, ऐसा सोच होगी करने वालों की। कोई ना कोई रीजन तो होगा इसके पीछे। बाकी हमने तो ऑब्जेक्शन और भी किया था, अनिल विज जी के वोटिंग पे भी किया था। कांग्रेस ने 1-2 और भी, लेकिन वो नहीं मानी गई थी, हमारी बात रिजेक्ट कर दी गई थी। लेकिन उनकी बात मान के परमवीर जी का कैंसिल कर दिया गया। जी, तो आप ये मान रहे हैं बीजेपी का जो वोट रिजेक्ट हुआ ये भी उनकी इंटेंशनल ही था, बीजेपी ने खुद चाहकर करवाया? हो सकता है कुछ ना कुछ होगा, वरना तो मुझे नहीं पता किसका क्या रीजन है। लेकिन जो भी आया वो सामने आया उस मुद्दे पे, या वो जिस चीज को आधार बना के कर रहे थे, क्योंकि मैं काउंटिंग में नहीं था, जिस मुद्दे को आधार बना के हमारा किया होगा तो वैसा ही उनको हमारे एजेंट्स को भी लगा होगा, तो उन्होंने शोर मचाया होगा, देखिए आपने इस पॉइंट पे किया, आपको कुछ बताया तो इस पॉइंट पे किया, तो ये भी कैंसिल होना चाहिए, शायद इसलिए उनका कैंसिल। हाँ, ये विरोध इस तरह का किया गया। आप अंदर नहीं थे, लेकिन आपको बताया तो गया होगा कि क्यों किस तरह से। हाँ, हमें तो ये बताया गया कि वोट सारे ठीक थे, वैलिड थे, जानबूझ के किए गए, जानबूझ कर। हाँ, लेकिन देखिए नए विधायक तो कुछ है नहीं, और विधायक अगर नए भी होते हैं तो उनको ट्रेनिंग दे दी जाती है। वोट रिजेक्ट हो जाना, फिर वो आप लोगों को क्यों इरादतन नहीं लगता कि जब क्रॉस वोट इरादतन लगते हैं तो वोट रिजेक्शन से भी तो पूरा खेला बदल जाता है ना? नहीं बदलता है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जैसे मैंने कहा, मैंने खुद परमवीर जी का देखा था, और परमवीर जी तो कल CLP मीटिंग में आए थे, वो यहाँ तक कह रहे थे कि अगर मुझे जरूरत पड़ी तो मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगा, क्योंकि मेरा वोट गलत कैंसिल किया गया है। कल ऐसा हमारी मीटिंग के दौरान भी आया था। और चुनाव आयोग भी आप लोग जाने की बात कर रहे हैं वोट रिजेक्शन? चुनाव आयोग में कल मैंने, आफ्ताब अहमद जी ने और करमवीर जी, बहुत जो सांसद चुने गए हैं, हम तीनों ने जा करके इलेक्शन कमीशन में रिटर्न में दे करके आए हैं। हाँ। और उनसे समय भी मांगा है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब। चुनाव आयोग को आप लोग शिकायत भी कर रहे हैं जी, वोट रिजेक्शन को लेकर? भरोसा है आप लोगों को चुनाव आयोग पर? नहीं, सिस्टम के अनुसार तो जाना पड़ेगा। हाँ।
नहीं तो फिर वो आगे की सोचेंगे क्या हो सकता है। होना चाहिए, जो भी स्वायत्त बॉडियां हैं ये स्वतंत्र काम करे तो अच्छी बात है, लेकिन हम पहले भी कह चुके हैं अगर आप भाजपा की बी टीम बन काम करोगे तो कौन विश्वास करेगा। अब तो देखिए लोग, क्योंकि अलग अलग राय है, जो लोग कांग्रेस के समर्थक हैं जो हमारा देख रहे हैं इंटरव्यू आपको सुन रहे हैं, उनको जी। लग रहा होगा कि हाँ जी कांग्रेस के साथ गलत हो गया, जबरन वोट रद्द कर दिए गए। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये डैमेज कंट्रोल का प्रयास है कि 5 तो इनके खुद ही क्रॉस वोट कर गए, अगर ये भी साफ हो जाए कि बाकियों ने भी जानबूझकर रिजेक्ट करवाया है तो किरकिरी कांग्रेस की ही होगी। तो ये प्रयास हो सकता है कि कांग्रेस कवर अप के लिए प्रयास कर रही है। दूसरा मेरा सवाल अब ये कि जो मोहम्मद इलियास जिस तरह से सीएम से मिले, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मिले, उन मुलाकातों को लेकर आप क्या कहेंगे? ये बात स्पष्ट संकेत है कि वो बीजेपी के साथ गए हैं खुले रूप से और वो उनका धन्यवाद कर रहे होंगे, उनके आपस के कामों के लिए मिल रहे होंगे। तो ये तो क्लियर ही हो गया ये बात, जो मिल रहे हैं तो क्लियर ही नजर आ रहे हैं कि उनकी इंटेंशन क्लियर थी, उनसे साठगांठ हुआ है, समझौता हुआ, जब जाके उन्होंने फैसला लिया है। मोहम्मद इसराइल ये कह रहे हैं उन्हें उम्मीदवार कर्मवीर बोध पसंद नहीं थे इसलिए क्रॉस वोट कर दिया। ये सब आप जानते हैं, सब बातें कई हुई राजनीतिक लोगों की सही भी नहीं होती। उन्होंने ऐसा फैसला लेना था जो ले लिया। बाकी इतना जरूर मैं कह सकता हूँ कि जो फैसला लिया वो भविष्य को देखते हुए उचित फैसला नहीं था। राजनीतिक लोगों को मतलब ये चीज़ें बड़ी जनता बड़ी नोट करती है इस बात की, और ख़ास तौर से मेवात के भाइयों को ये बातें अच्छी नहीं लगी, पसंद नहीं आई, इनके विरुद्ध जाएगी बात। मेव इलाके में, मेवात इलाके में लग रहा है कि काफी एक बड़ी सेंधमारी मुस्लिम बाहुल्य इलाके में करने वाली है। मोहम्मद इलियास जो मुलाकातें कर रहे हैं बीजेपी नेताओं से, मोहम्मद इसराइल जो कैबिनेट मंत्रियों के साथ मंच शेयर कर रहे हैं, विपुल गोयल भी कार्यक्रम में थे, नरबीर सिंह भी कार्यक्रम में थे, दोनों मंत्रियों ने मोहम्मद इसराइल की तारीफ भी की। ठीक है, उनको वोट दिए इसलिए तारीफ कर रहे हैं, बीजेपी को करना ही था उनको, हाँ, वो तारीफ तो करेंगे ही जब उनको वोट मिल गया उनका। लेकिन ये इजराइल जी का अपना एक फैसला था। उनके पिताश्री हमारे साथ भी मेरे साथ भी थे 2009 से 14 के जलेब खान साहब, और बहुत ही एक अच्छे परिवार से संबंध रहे हैं, इसलिए हमें उम्मीद नहीं थी वैसा करेंगे। लेकिन जो किया है तो मैं समझता हूँ उनको व्यक्तिगत रूप से इस बात की क्षति रहेगी, हानि रहेगी, नुकसान रहेगा। लेकिन मुस्लिम इलाके में आप लोगों के लिए तो नुकसान का सौदा नहीं रहेगा दोनों विधायकों का क्रॉस वोट करना। नहीं, मुस्लिम समाज में वो कभी भी जो है भाजपा के साथ नहीं जा सकते, ना पसंद करते हैं, तो इसलिए वो हमेशा वहीं रहेंगे जहां भाजपा को विपक्ष के जो दूसरे हैं। तो हरियाणा में कांग्रेस के साथ मजबूती से मेवात और हमेशा मुस्लिम भाई रहे हैं, और पुराना इनका आज़ादी के लड़ाई के अंदर भी योगदान रहा। तो इस नाते से खुद महात्मा गांधी जी का संबंध रहा, आपको पता है, तो उस नाते से मेवात के भाई पूरी तरह से कांग्रेस के साथ थे, हैं और रहेंगे। अच्छा, इन दोनों मुस्लिम विधायकों को लेकर तो आप लोगों को जरा भनक नहीं रही होगी, और ये हुड्डा साहब के करीबी भी माने जाते हैं, उनके खेमे के माने जाते हैं कि हाँ ये भी क्रॉस आउट कर सकते हैं। नहीं, हमें तो नहीं था ऐसा, और सभी के कांग्रेस के सम्मानित विधायक रहे, कोई किसी करीबी का कहें इस बारे में तो क्या कह सकते हैं। लेकिन कुल मिलाकर के हमें तो उम्मीद औरों से भी नहीं थी, सच बात है। हम तो उम्मीद करते थे कि 37 के 37 ही वोट कांग्रेस के उम्मीदवार को मिलने चाहिए थे, लेकिन चलो 4 तो कैंसिल किए गए, इंटेंसली हम मान रहे हैं। 5 जो गए उसका हमें अफसोस है, दुख है इस बात। अफसोस तो है राव साहब, लेकिन आप ये भी बताएं, अभी तो विधानसभा चुनाव हार की जिम्मेदारी भी किसी नेता ने नहीं ली थी। अब जो राज्यसभा चुनाव में 37 में से केवल 28 वोट मिले, इसकी कोई जिम्मेदारी लेगा? किसी की जिम्मेदारी बनती है? नहीं, हम जीत की जिम्मेदारी ले रहे हैं कि हमने हमारा उम्मीदवार चुनाव जीता है, इसके लिए कांग्रेस पार्टी पूरी जिम्मेदार है जीत के लिए। हमने बधाई दी है, कल अपने सभी ईमानदार विधायकों को और बहादुर विधायकों का धन्यवाद किया है, और अपने कर्मवीर जी का बधाई के पात्र है, उनको मुबारकबाद दी। हमारे मीटिंग में आए थे। तो ये जीत का क्रेडिट तो ले रहे हैं, लेकिन जो हालात बने उनकी जिम्मेदारी नहीं लेंगे। नहीं, इसके लिए मैं जरूर कहना चाहता हूँ, देखिए डेमोक्रेसी के अंदर मीडिया के साथियों को मैं एक निवेदन करूँगा कि मीडिया के साथी अखबारों में ये हम पढ़ रहे हैं, इसमें आ रही है, आपके माध्यम से आती है न्यूज़ें, सभी के माध्यम से, हाँ। कि भाई कांग्रेस कंट्रोल नहीं कर पाई, कांग्रेस नहीं रख पाई। लेकिन मैं कहता हूँ उनको ये चाहिए कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कितना गलत काम किया है कि चुने हुए विधायकों को खरीदने का काम किया है, चुने विधायकों पर दबाव डालने का काम किया गया। क्या जरूरत थी भारतीय जनता पार्टी को तीसरा निर्दलीय उम्मीदवार खड़ी करने की? वो तो अच्छा होता, विधायकों ने खड़ा किया ना। बीजेपी तो कह रही है जो शर्तें पूरी कर रहा है कोई भी खड़ा हो निर्दलीय सकता है। विधायक केवल 3 तीन थे, 7 बीजेपी का विधायक समर्थन बीजेपी के था। थे, जब तो 10 आदमी प्रस्तावक बनेंगे। हाँ। तो इसलिए कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं चाहिए था, उनको होता 2 उम्मीदवार चयन थे, दोनों के पास सफिशिएंट अपने अपने वोट्स थे,
31 वोट से एक उम्मीदवार बनना था, तो अच्छा होता कि भारतीय जनता पार्टी नहीं खड़ा करती किसी पैसे बल के ऊपर बाहुबली व्यक्ति को, ताकि डिस्टर्बेंस ना हो, लोकतंत्र का मर्डर ना हो, डेमोक्रेसी डिस्टर्ब नहीं हो। ये चाहिए था, लेकिन जानबूझकर ऐसा किया गया। तो इसलिए मीडिया को चाहिए इस बात को हाईलाइट करे कि देखिए भारतीय जनता पार्टी ने कितना गलत किया है। पहले इन पर आरोप लगते रहे सरकारें चुराई है, वोट चुराए हैं, अब फिर विधायक चौराना में चुराए गए। तो ये बातें उनके विरुद्ध जानी चाहिए। जनता में मैसेज जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है वो ठीक नहीं है। लेकिन देखिए ये क्यों हुआ ये सब कुछ, आप तो बेहतर जानते हैं। सतीश नादल को या बीजेपी जिस पार्टी ने समर्थन दिया सतीश नादल को, उन्हें तो कांग्रेस के विधायकों की अंतरात्मा पर ही भरोसा था ना कि ये कुछ ना कुछ गेम करेंगे, तभी तो सतीश नादल मैदान में आए। आपको शायद ये जानकारी होगी या मुझे नहीं पता, सतीश नादल जी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। तो इसलिए नंबर एक तो निर्दलीय नहीं कह सकते आप उनको कि पार्टी की पदाधिकारी है, और बीजेपी के साथ एमएलए ने समर्थन किया जब भी तो खड़े हुए वो, और बाकी वोट आए बीजेपी के आए और किसके आए। तो ये आपके सामने देखा किस तरह से एक मतलब डेमोक्रेसी का डिस्टर्ब करने की कोशिश की बीजेपी ने। इसके लिए आम जनता में गलत संदेश गए। चुनाव से शायद 1-2 दिन पहले उन्होंने कुछ हुआ कि इस्तीफा दिया या उनका इस्तीफा लिया गया, ठीक है। जब उन्होंने नॉमिनेशन फाइल किया प्रदेश उपाध्यक्ष थे, इसमें कोई डाउट नहीं है, इस बात में कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन कांग्रेस के विधायक क्रॉस वोट कर देंगे या रिजेक्ट वाला ये पूरा जो भी हुआ समीकरण ही बनेंगे, तभी तो मैदान में आए होंगे। ठीक है, आप ये कह रहे हैं ऐसा नहीं होना चाहिए, ये लोकतंत्र का मर्डर के अपने आप में। विधायकों पर कार्रवाई वाली ही हम बात करते हैं। नोटिस भेजे गए, 3 जवाब दे चुके हैं, 2 के जवाब आना बाकी है। हुड्डा साहब कह रहे हैं जिन लोगों ने क्रॉस वोट किया वो पार्टी छोड़ते हैं, पार्टी छोड़ेंगे विधानसभा सदस्यता जाएगी। आपको लगता है कि इतनी नैतिकता बाकी है उन लोगों में? नहीं, हम तो कहते करना चाहिए। आदमी को नया जनादेश लेने के लिए पद से रिजाइन करना चाहिए, ताकि जनता फैसला करे उनका फैसला ठीक था या गलत था। कांग्रेस का यही कहना है। बाकी वो तो खुद विचार करेंगे क्या करना है, उनको नहीं करना। पार्टी से इस्तीफा देंगे, विधायक से देंगे या नहीं देंगे, या पार्टी उनके खिलाफ एक्शन लेगी, वो तो पार्टी का काम है, वो करेंगे। उनको देखना है क्या कर पाएंगे। ये राज्यसभा चुनाव एक मिसाल भी हो गया है। 2028 में भी राज्यसभा चुनाव होने हैं, तो इन विधायकों को अगर पार्टी छोड़नी होगी तो उससे पहले तो संभावना ये 2028 में भी ये क्रॉस वोट करेंगे। उसके बाद 2029 का चुनाव आना है, तब कोई कदम उठाएंगे। आपको लग रहा है ऐसा कुछ? देखिए, मेरे हिसाब से तो ऐसा नहीं है। और 28 का चुनाव तो अभी टाइम पड़ा है, समय बताएगा क्या होता है क्या नहीं। कोई उपचुनाव होगा तो हमारे और सदस्य बढ़ेंगे, आप देखना। हाँ, अगर उपचुनाव होगा तो उपचुनाव की नौबत अगर आएगी, उपचुनाव अगर होता है तो कांग्रेस के विधायक जीत करके आएंगे। एक विकल्प ये है जो आप लोग चाहते भी हैं कि ये लोग पार्टी छोड़ दें। दूसरा ये है कि आप लोग इनको पार्टी से निकालें, ये विधायक बने रहेंगे, विधायक रहते हुए आवाज ही जाहिर कांग्रेस के खिलाफ ही उठाएंगे। तो कांग्रेस के लिए तो राही मुश्किल होनी है 2029 तक। नहीं, कोई मुश्किल की बात नहीं है। हमें मालूम हो गया, हर व्यक्ति के बारे में पता लग चुका है, तो अपने हिसाब से पार्टी निर्णय लेगी। और आने वाले समय के अंदर जहाँ जिन लोगों ने गड़बड़ की है वहाँ से कांग्रेस मजबूत प्रत्याशी उतारेगी और हमारे हाथ पे जीत करके आएगी। जिन 5 विधायकों ने क्रॉस वोट किया, आपसे कभी संपर्क किया, बातचीत की, सफाई दी कोई? नहीं, मेरे से व्यक्ति कोई बात नहीं हो, सच्चाई है। किसी विधायक ने कोई बात अपनी नहीं रखी है? मेरे से भी बात नहीं हुई। मेरे से केवल सैली जी के जो हस्बैंड साहब हैं रामकिशन जी से जरूर मैंने फ़ोन किया था, जिस दिन उनका रिजाइन इस्तीफा आया था सेकेंड डे, तो मैंने कंफर्म करने के लिए उनको फ़ोन किया था, क्या ये लेटर पैड और साइन आपके हैं? हाँ भाई साहब मेरे ही। आपने उनको फ़ोन किया रामकिशन गुर्जर को इस्तीफे के मैंने बाद? हाँ, कि मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो, कोई गलत नहीं हो। तो आपने कहा ना किसी विधायक संपर्क हुआ, तो विधायक से नहीं हुआ, उनके लेकिन पति से हुआ। तो उन्होंने कहा जी मेरी साइन है, मेरी लेटर पैड है, मैंने भेजा। तो रामकिशन गुर्जर से केवल आपने कंफर्म किया, उसके बाद आगे कोई बात नहीं? आगे बात नहीं हो पाई। आपने ऐसे कुछ नहीं कहा कि इस्तीफा क्यों दे रहे हैं या क्या? मैंने पूछा तो उनका जी मैं अपनी मर्जी से दे रहा हूँ। तो ठीक है, पर आप कैसे कह सकते हो कि अगर आप पार्टी छोड़ता है तो ठीक है, स्वेच्छा से उनका निर्णय हमने स्वीकार कर लिया। हुड्डा साहब को लेकर भी बात करते हैं। आपको और उनको साथ साथ ही जिम्मेदारी दी गई, 37 में से 28 वोट मिलना पार्टी उम्मीदवार को, तो बतौर एलओपी भूपेंद्र हुड्डा साहब को आप पास मान रहे हैं, फेल मान रहे हैं? नहीं, केवल कोई हुड्डा साहब की या नरेंद्र सिंह की बात नहीं है, पार्टी की बात है। हम सब सामूहिक है और सामूहिक जिम्मेदारी सबकी है, इसमें कोई शक नहीं है। और हुड्डा साहब का अकेले का इसमें कोई रोल नहीं है, ये तो पार्टी के विधायक सब साथी है। कांग्रेस के विधायक टिकट पर जीत करके आए हैं, ये जिम्मेदारी है। उनके पास विधायक दल की जिम्मेदारी है, आपके पास पार्टी की जिम्मेदारी है। तो इसलिए सारी है तो हमारी सामूहिक है, इसमें कोई शक नहीं है।
जो वोट्स मिले हैं मैं कहता हूँ ये कांग्रेस के विधायक साथियों के दिए हुए हैं। जो गलत कैंसिल किए हैं वो गलत किया गया, वो हमारे वोट बढ़ने चाहिए थे अगर कल से नहीं होते तो। जो क्रॉस वोटिंग की गई है वो पार्टी के साथ धोखा है, उसके खिलाफ कार्रवाई अभी तक केवल 6 नाम जो सामने आए हैं, 5 क्रॉस वोट प्लस परमवीर सिंह जिनका वोट रिजेक्ट हुआ, 4 तो हुड्डा साहब की खेमे के हैं। फिर हुड्डा साहब के विरोधी ये भी कह रहे पूरा गेम पूरा खेला हुड्डा साहब ने करवाया जो भी हुआ। इनेलो ने जो फैसला लिया कि हम वोट नहीं करेंगे, उससे भी कहीं ना कहीं जीत हार का फैसला हुआ क्या? तो कर्मवीर वोट तो इनेलो के भरोसे ही जीता, कह सकते हैं। ये तो इनेलो का फैसला था। इनेलो ने के सामने एक दुविधा थी कि अगर वो उनके साथ जाते तो ठप्पा लगता कि आप तो बीजेपी की बी टीम है, इसलिए उन्होंने फैसला लिया हो। संबीर सिंह की बहुत की मदद के लिए नहीं लिया, लेकिन अपने आप हर पॉलिटिकल व्यक्ति या पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से फैसला लेती है, मुझे क्या उचित रहेगा मेरे लिए, आगे भविष्य को देखते हो। तो मुझे मेरा ऐसा मानना है, बाकी तो आप ऐसे बताएंगे इस बारे में, आप 15 मिनट टूट लेंगे, आपको पता लगेगा। हाँ, वो प्रेस वार्ता भी कर चुके हैं, इंटरव्यू भी करने मेरे हिसाब से हर पॉलिटिकल आदमी अपने हिसाब से फैसला करता है। उनको ऐसा लगा होगा कि हमें निष्पक्ष रहना चाहिए, हम कांग्रेस के साथ जा नहीं सकते, बीजेपी के समर्थन वाइक जा नहीं सकते, तो हमें नहीं। लेकिन वोटिंग से दूरी बनाकर वो वोटिंग के बाद में ऐसा लगता है कि इससे आपको फायदा हुआ। हाँ। सभी लोग ऐसा कहते हैं। वोटिंग से दूरी बनाकर इनेलो किंग मेकर तो बनी है, मान रहे हैं? अपना फैसला है, वो कहीं ना कहीं को नहीं माना था, अगर चाहते तो अपना उचित फैसला तुम बताएं। फायदा लेकिन मिला है आप लोगों को? हाँ, निश्चित रूप से। वो अगर वे करते तो हमारे वोट और बढ़ जाते, हमारे खिलाफ जाते तो बढ़ते। लेकिन जो उनका अपना फैसला, जो चीज देखो हुई थी उसके बारे में हम क्या चर्चा करें, तो उनका हर पॉलिटिकल पार्टी अपना फैसला लेती है। जी का बिल्कुल। देखिए राजनीति में लेकिन जो हो जाता है उस पर भी चर्चा होती है, और जो नहीं होता उसके होने से कितने समीकरण बदल सकते हैं उस पर भी आप जानते हैं चर्चा होती है। बीजेपी का कैंसिल नहीं होता, एग्जैक्टली। हाँ, तो इन सारी बातों पर है। देखिए कर्मवीर वोट की जीत को लेकर जब जब बात होगी, एक तो बीजेपी का वोट रिजेक्ट होना, दूसरा इनेलो की ओर से वोटिंग से खुद को दूर रखना, ये वो बातें रही जो कि निर्णायक साबित रही कर्मवीर वोट के पक्ष में। अदरवाइज कांग्रेस के विधायकों ने तो कर्मवीर वोट को हराने की तैयारी कर ली थी, जिन्होंने क्रॉस वोट किया। ये बात भी कांग्रेस के विधायकों पे जिताने तो है ही, तो उनकी वजह से लेकिन बहुत आसानी से जीत जाते। ऐसा लगता है कि किस्मत के सहारे कर्मवीर वोट पहुंचे अपर हाउस। देखिए हर इंसान के जीवन में अपना एक भाग्य भी होता है, खराब होता है, लोग कह सकते हैं। हम सब जो लोग अपने अपनी पोस्ट पर बैठे हैं उसमें सबका आप हो सकता है। बाकी ठीक है, कर्मवीर जी इस पद के योग्य थे, इसलिए उनको ऐसा मौका मिला, साथियों ने भी दिया, कुदरत ने भी चाहा, तो ठीक। वोटिंग और परिणाम वाले दिन इंडिया न्यूज हरियाणा सुबह 3 बजे तक लगातार स्टूडियो से भी और विधानसभा से भी कवरेज दिखा रहा था। कर्मवीर वोट जैसे ही जीते, उनका पहला रिएक्शन, जिसमें हुड्डा साहब को पिता समान बताते हैं, दीपेंद्र हुड्डा को छोटा भाई बताते हैं, कुछ और नेताओं का भी धन्यवाद करते हैं, लेकिन पहले धन्यवाद में, पहले रिएक्शन में राव नरेंद्र सिंह का नाम नहीं लेते हैं। कोई जरूरत नहीं होती, पार्टी के जो सेवा करने वालों के नाम लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कर्मवीर जी ने जो नाम लिए अपने हिसाब ठीक लिए होंगे। हम तो पार्टी के साधारण कार्यकर्ता के रूप में थे, आज भी है, सेवा करेंगे, पार्टी ने जिम्मेदारी दी है, और मैं इस बात की उम्मीद भी नहीं करता कि मेरा नाम लेके मेरे वे चुनाव जीतते नहीं। अगर हम वो भी कर्मवीर चुनाव जीतते हैं, कांग्रेस पार्टी के वे जीतते हैं, और अच्छा है, विधायक दल के नेता है हुड्डा साहब, तो उनका नाम लिया तो कौन सा क्या बुरी बात है। ठीक है, आप भी तो प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो धन्यवाद तो आपका भी कहना बनता था। नहीं, उन्होंने मुझे किया बाद में तो प्रेस में किया नहीं किया मुझे नहीं पता। मैं स्टूडियो में थी, मैंने उनका पहला रिएक्शन सुना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं कि शुरुआत में किसका धन्यवाद कहेंगे। कुछ हाँ, नेताओं को कहा, हुड्डा साहब को तो बहुत क्रेडिट दे रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा को छोटा भाई बता रहे थे, हुड्डा साहब को पिता समान बता रहे थे। मैं इंतजार कर रही थी इस बात का कि राव साहब का नाम लेते हैं कि नहीं। मुझे भी वो कहते छोटा भाई कहता हूँ, मैं भी वो कहते मैं भी छोटा भाई हूँ आपका, कोई बात नहीं। वो अभी वैसे कोई परिपक्व राजनीतिक नहीं है बेचारे, अभी नए नए उनका शुरुआत है। बाकी ठीक, अच्छा है, तो बढ़िया अच्छे इंसान है, और मुझे उम्मीद है उनका भविष्य उज्जवल है और अच्छा काम करेंगे, और उनके चयन होने से पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होगा आगे चल करके। तो परिपक्व नहीं है, इसलिए उनको नहीं पता कि हायरार्की क्या होती है। नहीं, वो नहीं पता होता, देखो भाई वो उसका है, लेकिन ठीक है, कोई अच्छी बात नहीं। मैं उम्मीद भी नहीं करता था कोई मेरा धन्यवाद करे। पार्टी का, हमारे सीनियर लीडर्स का हो गया, हमारे हाईकमान को, सब हम शामिल। पीसीसी प्रेसिडेंट है आप, कायदे से तो बनता ही है। वो हो सकता है वो इतना खुश हो, उनको ध्यान ही ना रहा हो, है ना? नहीं ठीक, अच्छा है जो कर रहे हैं। 2-3 विधायक और भी हैं जो बयानबाजी इन दिनों कर रहे हैं। कुलदीप वत्स जिस तरह के बयान दे रहे हैं जी, कि चापलूसों की कदर गए, कांग्रेस को लेकर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता,
उनकी बयानबाजी को आप कैसे देख रहे हैं? नहीं, ऐसी बयानबाजी न केवल कुलदीप वत्स को, अभी तो किसी भी साथी को, चाहे वो विधायक है चाहे विधायक नहीं है, नहीं देनी चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमारे लिए सब कुछ है। जब पार्टी ने हमें टिकट दिया, जब भी तो इस लायक बने, आप उम्मीदवार बने, विधायक बने। नहीं देती तो आप नहीं बन पाते। बहुत कम है जो इंडिपेंडेंस बन पाते हैं। कुछ और विधायक भी हैं जैसे गोकुल सेतिया। गोकुल सेतिया की ओर से एक तल्ख पोस्ट भी की जाती है, पीसीसी दफ्तर के बाहर धरना देने बैठ जाते हैं साथ में मंजू चौधरी। तो गोकुल सेतिया और मंजू चौधरी का ये धरना देना पीसीसी दफ्तर के बाहर, क्या ये प्रेशर बिल्डिंग की राजनीति थी? ये भी उसी से जुड़ा हुआ मुद्दा है जो ये आपने जिक्र किया कुलदीप वत्स जी का। उस सोशल मीडिया में किसी ने जानबूझ करके या शरारत के पक्ष से जो ये नाम चलाए, उसमें गोकुल जी का नाम भी था। तो हो सकता है उसके साथ मंजू जी का भी होगा जब ये लोग बैठे हैं। तो मेरी उनसे जब बात हुई टेलीफोन के ऊपर, उनका भाई साहब कोई मुझे पार्टी से किसी गिला नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि ऐसा कोई नाम आया, चाहे गलत आ गया, तो कम से कम मैं पाक साफ हूं, तो मैं अपने उस उद्देश्य के लिए आ गया। बाकी कोई दिक्कत की बात नहीं है, मेरा कोई इंटेंशन बैड नहीं है, नहीं मैं पार्टी का अगेंस्ट हूँ। बिल्कुल पार्टी का समर्पित साथी हूँ, कार्यकर्ता हूँ और पार्टी के साथ था और हूँ और रहूंगा, ऐसा उन्होंने मुझे विश्वास दिलाया। तो ये सारी बातें कांग्रेस में पार्टी प्लेटफॉर्म पर इनका समाधान नहीं होता क्या? सोशल मीडिया पर पोस्ट करना या पीसीसी दफ्तर के बाहर धरना सोशल देना मीडिया पे या उन्होंने प्रेस नहीं पोस्ट वार्ता किया। करना हाँ। ना, उन्होंने कहा, उनकी ओर से भी कहा गया कि सारे नाम सामने आने चाहिए, उनकी ओर से पोस्ट किया गया। नहीं होना चाहिए, कोई भी कार्य हो। मैं हमेशा कहता हूँ पार्टी एक परिवार है और परिवार के अंदर बैठ के आप कोई बात कर सकते हैं, कह सकते हैं, अधिकार है। लेकिन मीडिया में जाना अनुशासनहीनता है, नहीं जाना चाहिए। मेरे को पूरा समर्थन सभी साथियों का, सभी नेताओं का मिल रहा है। जो आपने एक सवाल की टैग ना लगे, तो क्या कृपया बताएं कोई टैग लगा क्या आपके हिसाब से अभी तक? नहीं, अभी तक कोई टैग नहीं लगा है। धन्यवाद तो आपका। आप ये कैसे मेंटेन कर पा रहे हैं? हुड्डा साहब के यहाँ पर जाते हैं, कोठी पर कितना बैठते हैं? देखिए, मैं सबसे मिलता हूँ और रोजाना एक दिन या दूसरे तीसरे दिन सभी नेताओं से मेरी डेली बात होती है, टेलीफोन पे हो चाहे व्यक्तिगत मिल करके हो। जाना या नहीं जाना इसमें कोई अनिवार्य नहीं है। अगर कोई, मैं दिल्ली में हूँ, मुझे कोई बात डिस्कस करना है तो मैं कोठी पर जा सकता हूँ, नहीं करना तो नहीं भी जा सकता, फोन भी कर सकते हैं। बाकी जनरली मुझे कोई मिलने का समय मांगते हैं तो मैं आपके निवास स्थान पे अपने गुड़गांव, नारनौल या चंडीगढ़ पे इसी समय देता हूँ। दिल्ली का या मैं किसी और नेताओं का एड्रेस नहीं देता। अभी तक क्या होता है? हुड्डा साहब आपसे मिलने का समय मांगते हैं या आप हुड्डा साहब से मिलने का समय मांगते हैं? नहीं, जिसको जरूरत होती है वो बॉस लेते हैं आपस में। हम हुड्डा साहब वैसे मेरे से उम्र में बड़े हैं, राजनीतिक अनुभव में बड़े हैं, मैं उनका सम्मान करता हूँ। और अकेले हुड्डा साहब को नहीं, तीनों का ही। शैलजा जी भी मेरे से बड़ी है, सीनियर है पार्टी के अंदर, और रणदीप भाई भी, चाहे हम साथी हैं, साथ विधायक मंत्री, लेकिन आज पार्टी की पोस्ट पे वो भी एक इम्पोर्टेंट जिम्मेदारी पे है। इसलिए मैं तो तीनों को ही बड़ा मानता हूँ, उसमें कोई शक नहीं। तो आप ये दावे से कह सकते हैं कि उदयभान की तरह आप हुड्डा साहब के रबड़ स्टैंप नहीं बने हैं? आप अपना निर्णय सुना दिया था अभी आपने। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ ये बात आपको कि केवल एक हुड्डा साहब की बात नहीं है, सभी के लिए कह रहा हूँ कि मुझे पार्टी हाईकमान ने बनाया और मेरे बनाने के ऊपर हरियाणा के सभी शीर्ष नेताओं ने अपनी सहमति दी, और इसलिए मैं पार्टी के आदेश का पालन कर रहा हूँ, करूँगा, ईमानदारी से करूँगा, निष्पक्ष होकर करूँगा, सबको साथ लेके चलूँगा, पार्टी को अनुशासित रखना चाहूँगा और संगठन को मजबूत बनाऊँगा, और किसी के रबर स्टैंप नहीं बनूंगा। पार्टी के रबर स्टैंप और पार्टी रबर स्टैंप रहूंगा। जी, और ये अच्छा भी है, कायदे से अगर देखा नहीं, जाए, ऐसे ही कार्यकर्ता रहेगा। चाहते भी होंगे। जितने दिन मैं इस पोस्ट पे हूँ, ईमानदारी से काम करूंगा और निष्पक्ष होकर करूंगा, ये मैं दावे से। जी, तो आपकी कामकाज को लेकर, आपकी कार्यशैली को लेकर, राज्यसभा चुनाव को लेकर हमने बात की। अभी हाल ही में कैप्टन अजय यादव का इंडिया न्यूज हरियाणा ने इंटरव्यू किया, विधानसभा में भी इंटरव्यू की गूंज रही। अजय यादव ये कह रहे थे कि बंदर बांट होती थी नौकरियों की, हम तो नौकरियां बांट लेते थे, इतने हुड्डा साहब लगाएंगे नौकरियां, इतने सुरजेवाला लगाएंगे, इतनी नौकरियां मेरे हिस्से में आएंगी। तो इन नौकरियों की बंदर बांट चलती थी कांग्रेस की सरकार में कैप्टन अजय यादव के मुताबिक। आप इत्तेफाक रखते हैं? तो शायद इंटरव्यू शायद आपने लिया था। जी, मैं नहीं किया था। देखिए, कप्तान साहब का मैंने पहले भी कहा था एक दो बार, वो बेचारे बड़े भोले आदमी हैं और वैसे बड़े वेरी सीनियर लीडर। मुझे नहीं पता कि कैसे उन्होंने ये बात कह दी, इतने वरिष्ठ नेता ने और इतने सीनियर अनुभव रहा उनका एमएलए बनने का, 3-3 बार मंत्री बनने का। मैं खुद मिनिस्टर रहा हूँ और मेरे साथ में वो भी, आप उनके साथ मैं भी मंत्री रहा हूँ, हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे। ऐसा नहीं है, कभी ऐसा नहीं हुआ।
और कभी कोई इस टाइप की बातें नहीं आई कि वे नौकरियों में कोई बंदर बाट होते थे। जो योग्य बंदा हो, अच्छा हो, जो अप्लाई करता है उसको योग्यता के आधार पर मिलेगी, वरना आज तो हाई कोर्ट और आपके सामने कितने बड़े बड़े कोर्ट्स बैठे हैं जो उठा के टांग देते हैं। खुद नौकरियों के मामले में हमारे और राजनेताओं को सजा तक हुई। तो ये तो कैप्टन साहब तो टंगवाने का ही काम कर रहे हैं। ये तो सरकार ने, चलो ठीक है, उस वक्त की जो भर्तियां थी उन पर क्या किया नहीं किया। तो कैप्टन अजय यादव के मुताबिक तो नौकरियां आप लोग आपस में बांट लेते थे। बतौर मंत्री आपके हिस्से में भी कुछ नौकरियां आती थी कि राव साहब इतने लोग आप अपने लगा लो? नहीं जी नहीं, कोई। मैं एक बात कहता हूँ कि बिल्कुल ईमानदारी से, निष्पक्षता से और योग्यता के आधार पर ही बच्चों को सर्विसेज मिलती थी और मिलनी चाहिए। राहुल गांधी जब हरियाणा आते हैं आपको बताया जाता है? हाँ, आपको मैसेज आता है? देखिए, राहुल जी एक अलग किस्म के राजनेता है। आपका इशारा जो मैं समझ रहा हूँ जहाँ बोल रहे हैं आप, अगर राहुल जी को एक साधारण किसान परिवार के व्यक्ति ने जाके, परिवार ने जाके इनवाइट किया कि आप हमारी बच्ची की शादी में आए और वो शादी में जाते हैं, तो ये उनका एक निजी कार्यक्रम है, ऑफिशियल पार्टी का प्रोग्राम नहीं था, केवल एक राहुल जी का प्रोग्राम था। और उन्होंने हमें डिस्टर्ब करना उचित नहीं समझा, किसी को नहीं बुलाया। वो साथी पता लगा चले गए। राहुल गांधी जब आते हैं तो दीपेंद्र हुड्डा को कैसे पता चल जाता है, या वो अचानक से पहुंच जाते हैं, या उन्हें बताया जाता है? नहीं, राहुल जी की तरफ से कोई मैसेज नहीं होता, लेकिन कई बार सोर्सेज पता लग जाते हैं। पता मुझे भी सूचना आई थी, साथी ने बताया था, सुबह सुबह मैं चंडीगढ़ में था कि आज राहुल जी आ रहे हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। आगे क्या सोचकर चल रहे हैं आप बतौर प्रदेश अध्यक्ष? उपचुनाव होने जा रहे हैं हरियाणा में, या ये बयानबाजियां चलती रहेंगी पार्टी के अंदर रहकर पार्टी के खिलाफ ही? नहीं, मैं तो चाहता हूँ उपचुनाव की नौबत आए ताकि हम कहाँ खड़े पता लग जाए, और हमने जो कहा था उस बात को लोगों के सामने आ जाए कि लोगों ने जो किया है। लेकिन वो फैसला उनके हाथ में, जिन्होंने गड़बड़ की है वो रिजाइन दें और उपचुनाव की नौबत आए। कांग्रेस तैयार है। 5 सीटों पर उपचुनाव चाहते हैं आप? बिल्कुल, हम चाहते होना चाहिए, नए जनादेश लेके वो लोग आए जनता के बीच में। अमूमन उपचुनाव क्योंकि सरकार के साथ ही चला जाता है तो इसमें रिस्क तो रहेगा, हालांकि बहुत मुश्किल लग रहा है कि ऐसे कोई हालात बनेंगे कि खुद से लोग पार्टी छोड़ें। कोई बात नहीं, 3 साल का समय ज्यादा नहीं होता। हम 2029 के इंतजार करेंगे और जनता से न्याय मांगेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि जनता इस बार अच्छे बहुमत के साथ कांग्रेस को मौका देगी। कांग्रेस के लिए भी और आपके लिए भी परीक्षा, क्योंकि 3 बार से, हमने पहले भी बात की, कांग्रेस हार रही है, 3 बार से आप भी हार रहे हैं, तो परीक्षा तो आपके लिए भी होगी। देखिए, मेरा व्यक्तिगत नहीं, अब मैं पार्टी का हूँ। सच बात यह है कि मैं जब तक था, जब तो मैं अलग बात थी, और मैं आपके सामने कह रहा हूँ और कैमरे के सामने कह रहा हूँ कि मैं तो अगर पार्टी आदेश करेगी तो वो काम मैं करूँगा। जो भी जिम्मेदारी हमारा जाएगी। अब व्यक्तिगत फैसले, पार्टी ने इतना बड़ा विश्वास किया है मेरे ऊपर, इतनी बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है पूरे प्रदेश की, जो पार्टी जिम्मे लगाएगी, जो मुझे आदेश करेगी, मैं ईमानदारी से उसका निर्वाह करूंगा। और निश्चित रूप से मेरा प्रयास रहेगा, और मैं अपील करूंगा लोगों के बीच में जाकर के कि कांग्रेस को मौका देना चाहिए। एक सच्चे सिपाही के तौर पर आप काम करते रहेंगे? बिल्कुल ईमानदारी से करेंगे और सफलता मिलेगी, आप मान के चलिए। जी, बहुत शुक्रिया राव साहब, आपने वक्त निकाला। बहुत बहुत धन्यवाद। राव नरेंद्र सिंह को आपने सुना, बेहद सहज सुलझे हुए नेता हैं कांग्रेस के। प्रयास इनके लगातार हैं हरियाणा कांग्रेस को एकजुट करके, मजबूत करके आगे ले जाएं। ये प्रयास कामयाब भी होते नजर आए थे, लेकिन राज्यसभा चुनाव ने बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए हैं। उन तमाम सवालों का जवाब लिया गया कि राव नरेंद्र सिंह का उन कांग्रेस विधायकों को कहना है जिनकी ओर से क्रॉस वोट किया गया कि आप पार्टी छोड़कर मैदान में आए, उपचुनाव हो, और कांग्रेस तो चाहती है ऐसी कोई नौबत भी आए ताकि हम खुद को साबित कर पाए। इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।